तो नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, जीवन परिचय की अगली सीरीज में आज हम सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय जो है यहाँ पर लेकर आए हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय यहाँ पर होने वाला है। अगर बात करें बेटा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार लगभग पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर बेटा हम लेकर आए हैं। तो बात करें अगर अगले जीवन परिचय की तो सुमित्रानंदन पंत जी का यहाँ पर आज होने वाला है। ठीक है बेटा, चलिए फटाफट से बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले भाई अगर आपने अब तक हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर देना। चलिए फटाफट से शुरू कर देते हैं। ठीक है बेटा, देखिएगा लिखा हुआ है यहाँ पर प्रकृति चित्रण के अमर गायक, यानी जो प्रकृति चित्रण के बेटा अमर गायक हैं, यानी प्रकृति में इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, इसलिए इन्हें कहा गया है। प्रकृति का बहुत अच्छा चित्रण करते थे, तो उसके अमर अमर गायक जो हैं हमारे कविवर सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म जो है वो 20 मई सन 1900 को अल्मोड़ा जिले के पास कौसानी नामक गांव में हुआ था। यानी अल्मोड़ा जिले में निकट जो कौसानी नामक गांव है वहीं पर हुआ था। जन्म के 6 घंटे बाद, है ना, जन्म के 6 घंटे बाद, फिर से देखिएगा लिखा हुआ है, जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता जी का देहांत हो गया। पिता तथा दादी के वात्सल्य की छाया में इनका लालन पालन हुआ। पिता और दादी जी का वात्सल्य मतलब जो प्रेम था बेटा, उसकी छत्र छाया में इनका लालन पालन हुआ। पंत जी ने 7 वर्ष की अवस्था से ही काव्य रचना आरंभ कर दी थी। पंत जी जो थे बेटा 7 वर्ष की अवस्था से ही काव्य रचना आरंभ कर दी थी। पंत जी की शिक्षा का पहला जो चरण था वो अल्मोड़ा में ही पूरा होता है। जो पंत जी की शिक्षा होती है बेटा उसका पहला चरण, यानी पंत जी स्टार्टिंग में जो एजुकेशन होती है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा वो वहीं अल्मोड़ा से ही होती है। यहीं पर उन्होंने अपना नाम गुसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन रख लिया था। यहीं पर उन्होंने क्या किया, अपना नाम जो है वो गुसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन रख लिया था। बात करें आगे बेटा तो सन 1919 ईस्वी में पंत जी जो थे वो अपने मंझले भाई के साथ बनारस चले आए। यहाँ पर उन्होंने क्वींस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की और सन 1950 ईस्वी में वो ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता के पद पर नियुक्त हुए और सन 1957 ईस्वी तक वे प्रत्यक्ष रूप से रेडियो से संबंध रहे। ठीक है, सन 1919 ईस्वी में पंत जी जो थे वो अपने मंझले भाई के साथ बनारस चले आए। यहाँ पर बेटा उन्होंने जो क्वींस कॉलेज था उसमें शिक्षा प्राप्त की। 1950 ईस्वी में वो ऑल इंडिया रेडियो के जो परामर्शदाता थे उसके पद पर नियुक्त हुए और 1957 तक वहीं पर वे काम करते रहे। ठीक है बेटा, अब उसके बाद देखिएगा आगे लिखा हुआ है छायावादी युग के ख्याति प्राप्त जो हमारे कवि थे सुमित्रानंदन पंत 7 वर्ष की अल्प आयु से ही कविताओं की रचना करने लगे थे। यानी अब आप समझ सकते हैं बेटा 7 वर्ष, यानी छायावादी युग के जो हमारे ख्यात प्राप्त कवि थे सुमित्रानंदन पंत 7 वर्ष की अल्प आयु से ही कविताओं की रचना करने लगे थे। उनकी प्राथमिक रचना, उनकी बेटा जो प्राथमिक रचना थी वो क्या थी, सन 1916 ईस्वी में, यानी प्राथमिक रचना सन 1916 ईस्वी में सामने आई। गिरजे का घंटा नामक इस रचना के पश्चात वे निरंतर काव्य संग्रह में तल्लीन रहने लगे। सन 1919 ईस्वी में इलाहाबाद के बेटा जो म्योर कॉलेज था उसमें प्रवेश लेने के पश्चात इनकी काव्यात्मक रुचि और भी जो है वो विकसित हो गई। सन 1920 ईस्वी में उनकी रचनाएं उच्छ्वास और ग्रंथि जो है वो प्रकाशित होती हैं। सन 1921 ईस्वी में उन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर कॉलेज क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। महात्मा गांधी जी के कहने पर कॉलेज छोड़ देते हैं। उसके बाद बेटा और राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में सम्मिलित हो जाते हैं, परंतु अपनी कोमल प्रकृति के कारण सत्याग्रह में सक्रिय रूप से सहयोग नहीं कर पाए। यानी कि इनका जो स्वभाव था बेटा अत्यंत कोमल था। सत्याग्रह में क्या होता है, जैसे गांधी जी के साथ रहकर जो है अंग्रेजों के खिलाफ प्रोटेस्ट करना, तो उसमें जो है बेटा इनका हृदय काफ़ी कोमल था, द्रवित हो जाते थे, तो नहीं कर पाते थे सहयोग और सत्याग्रह छोड़कर पुनः काव्य साधना में तल्लीन हो जाते हैं। उसके बाद बेटा फिर क्या होता है आगे देखेंगे। उनके सन 1927 ईस्वी में वीणा एवं 1928 में पल्लव नामक काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। 1927 ईस्वी में बेटा वीणा और 1928 में पल्लव नामक जो काव्य संग्रह होते हैं वो प्रकाशित होते हैं। इन्हें इनकी रचना कला और बूढ़ा चांद, जो इनकी रचना होती है कला और बूढ़ा चांद, उस पर साहित्य अकादमी, लोकायतन एवं सोवियत और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। सुमित्रानंदन पंत के काव्य में कल्पना एवं भावों की सुकुमार कोमलता के दर्शन होते हैं। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत के काव्य में कल्पना एवं भावों की सुकुमार कोमलता के दर्शन होते हैं। इन्हीं कारणों से पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि जो है वो कहा जाता है। आगे देखिएगा बेटा, सरस्वती के इस जो पुजारी ने 28 दिसंबर सन 1970 ईस्वी को
इस भौतिक संसार से सदैव के लिए विदा ले ली थी। यानी 1970 ईस्वी में ये बेटा क्या हुए थे, स्वर्ग सिधार गए थे। आगे देखें अगर कृतियों के बारे में बेटा इनकी बात करते हैं हम, कौन कौन सी इनकी प्रमुख कृतियाँ थी। तो पंत जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे, यानी बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। अपने विस्तृत साहित्यिक जीवन में उन्होंने विविध विधाओं में साहित्य रचना की है, अलग अलग विधाओं में। उनकी प्रमुख कृतियों का विवरण इस प्रकार है। तो कौन कौन सी उनकी प्रमुख कृतियाँ रही हैं उनको हम थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे बेटा, ठीक है। पहली कृति लिखी हुई है यहाँ पर लोकायतन, ठीक है। इस महाकाव्य में कवि की सांस्कृतिक और दार्शनिक विचारधारा व्यक्त हुई है लोकायतन में। इस रचना में कवि ने ग्राम्य जीवन और जन भावना को छंदोबद्ध किया है। यानी इस महाकाव्य में कवि की सांस्कृतिक और दार्शनिक विचारधारा व्यक्त हुई है। इस रचना में कवि ने ग्राम्य जीवन और जन भावना को छंदोबद्ध किया है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा बेटा क्या लिखा हुआ है, वीणा आगे लिखा हुआ है ना, वीणा। तो वीणा में देखिएगा इस रचना में पंत जी ने कि प्रारंभिक प्रकृति के अलौकिक सौंदर्य से पूर्ण गीत संग्रहित है वीणा में। बात करें बेटा इनके पल्लव रचना की अगर, तो लिखा हुआ है कि इस संग्रह में प्रेम प्रकृति और सौंदर्य के व्यापक चित्र क्या किए गए हैं, प्रस्तुत किए गए हैं। प्रेम प्रकृति और सौंदर्य के व्यापक चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। गुंजन की बेटा आगे अगर बात करें, गुंजन की देखिए यहाँ पर लिखा गया है गुंजन। तो गुंजन में क्या लिखा हुआ है कि इसमें प्रकृति, प्रेम और सौंदर्य से संबंधित गंभीर एवं प्रौढ़ रचनाएं संकलित की गई हैं, ठीक है। ग्रंथि की बात करें, इस काव्य संग्रह में, है ना, ग्रंथि यहाँ पर भी देखिए 5वां नंबर का बेटा इनकी रचना है। तो इस काव्य संग्रह में वियोग का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित हुआ है। प्रकृति यहाँ भी कवि की सहचरी रही है, यानी यहाँ पर जो है वियोग का वर्णन महादेव पंत जी ने किया है। आगे बात करें बेटा अगर अन्य कृतियाँ इनकी कौन कौन सी हैं, स्वर्णधूलि है, स्वर्ण किरण है, युगपथ है और उत्तरा है। ये इनकी अन्य कृतियाँ हैं। आगे बात करें बेटा यहाँ पर तो लिखा हुआ है अतिमा आदि में पंत जी महर्षि अरविंद नवचेतनावाद से प्रभावित हैं। युगांत, युगवाणी, ग्राम्य में कवि समाजवाद और भौतिक दर्शन की ओर उन्मुख हुआ, यानी कवि ने इसमें समाजवाद का वर्णन किया है। इन रचनाओं में कवि ने दीनहीन और शोषित वर्ग को अपने काव्य का आधार बनाया, यानी दीनहीन जो शोषित वर्ग है बेटा, तो उनको जो है अपने कविता का आधार बनाकर इसमें उन्हीं सबका वर्णन किया है, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो का पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको ऐसे वीडियोज़ हमेशा मिलती रहती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।